तो अब मैं तेरे को बता रहा था वो एक थ्योरी है ना, जो मेमोरी इरेज कर देते हैं। हाँ हाँ। तो एक एक सीन और हुआ था ऐसा ही एक जंगल में, जब कुछ दो एयरफोर्स के वो थे, शायद सैनिक थे वो, आई थिंक। तो वो जब जंगल में भेजा गया उनको, तो उन्होंने भी एक ऐसी चीज़ देखी उड़ते हुए ट्रायंगल शेप में, कि कोई यूएफओ टाइप का या कुछ भी है, मतलब कोई उड़ने वाली चीज़ है जो नीचे की तरफ आ रही है। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं और वो धीरे धीरे करके ज़मीन पे लैंड हो जाती है। ज़मीन पे पूरी तरह नहीं टिकती है, हवा में रहती है। ठीक है, तो हवर एक कर रही होती है हवर कर रही है basically। वो। तो एक बंदा जाके उनमें से उस पे हाथ रखता है, तो वो उसको महसूस होता है कि ये चीज़ गर्म हम्म है ना। और थोड़ी देर बाद ना उसको एक कोड से दिखाई देने लगते हैं अपनी आंखों के सामने ना, कोडिंग सी छा जाती है उसके कि 010101, बाइनरी मतलब कोड। बाइनरी कोड्स, है हम्म ना। तो ऐसा कुछ दिखने लग जाता है। तो अब वहाँ के जो इलाके के जो लोग थे, उन्होंने भी देखा होता है कि हाँ, जंगल में कुछ तो ऐसी लाइटें जल रही हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है जंगल में। हम्म तो जब क्या नाम है, ये सब सब चीज़ें हो गई, लेकिन विश्वास किसी ने नहीं किया उस बंदे का, है ना। तो उसको भी ऐसे ही रात में जब वो सोता था, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड से उसके सपने में वो चीज़ें आती थी, वो बाइनरी कोड्स। तो एक बार क्या किया उसने, वो सब रिकॉर्ड कर लिया, उसने लिख लिए वो कोड्स, कि ये देखता हूँ ये क्या है। और वो उसको ले करके एक कोडर के पास गया जो होते हैं ये सब चीज़ों को हाँ हाँ करने हाँ। वाले। तो उसने करीबन 1 महीना लगाया उन कोड्स को सुलझाने में, और जो मैसेज निकल के आया उसमें एक तो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड थे उसमें लिखे हुए। और उसमें ये लिखा हुआ था कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं और हम तुम पे नज़र रखे हुए हैं। उस मैसेज में ये था। नजर रखे हुए हैं। हाँ, तो उस मैसेज में ये था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड थे, वो अर्थ के थे वो। अब खतरनाक हाँ, सॉरी, यार। ये नहीं कह सकते कि अर्थ के थे या कहाँ के थे। अच्छा, जैसे नजर रखे हुए से एक हम्म। और मेरे को चीज याद आई। काइंड ऑफ मैट्रिक्स में जैसे दिखाते हैं। हाँ, बहुत पहले मैंने एक चीज पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया था कि अर्थ के बाहर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, या फिर एक सैटेलाइट काइंड ऑफ थिंग है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, और वो न जाने कितने सालों से वहाँ पर है। कोई उस पर क्लेम नहीं करता कि वो किस कंट्री की है या किसने उसे लॉन्च किया है। उस मतलब व्यूअर्स भी सर्च कर सकते हैं इसको, अगर वो गूगल पे सर्च करेंगे ब्लैक नाइट सैटेलाइट, तो उनको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये कहते हैं कि ये एक एलियन सैटेलाइट है जो हमारे ऑर्बिट में रखी गई है। इस सैटेलाइट का ये काम है कि ह्यूमंस की सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जितनी भी यूएफओज के दिखने की बातें शुरू हुई हैं, एलियंस का दिखना, यूएफओज का आना, ये सारी की सारी चीज़ें, जो रिसर्चर्स हैं इस टॉपिक के, वो ये कहते हैं कि जब हमने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, ट्रिनिटी टेस्ट जब हुआ था, ये सारी चीज़ें तब से शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी इन चीज़ों की बहुत बढ़ गई। इन पास्ट तो दिखी हैं ये चीज़ें, बट इनका दिखना बहुत ज़्यादा तब से बढ़ गया जब हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा, और जब हिरोशिमा नागासाकी पे हमने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिरा दिया। तो जैसे एक थ्योरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में तो पता ही होगा हम सबको, कि ये जो पूरा यूनिवर्स है आपस में कनेक्टेड है। तो ये कहा जाता है इस थ्योरी के पीछे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ इस प्लेनेट पे बैठ के फैब्रिक ऑफ रियलिटी को डिस्टर्ब करेंगे, कि हम यहाँ बैठ के धमाका कर रहे हैं, तो कहीं और किसी डिमेंशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है, बस हमारी आंखों को नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये फैब्रिक ऑफ रियलिटी पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। तो क्या पता कि हम थर्ड डायमेंशन में है अभी, ठीक है, ये एक 3D वर्ल्ड है। हम तो यहाँ बैठ के एक एटम बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, लेकिन इस डिमेंशन के साथ जो डिमेंशन कनेक्टेड है, वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए ये यूएफओज और एलियंस दिखते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये डायमेंशंस आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसे तू बता रहा। हाँ। एक डायमेंशन में इसको भी मान सकता हूँ कि मेरे हाथ में अगर जर्म्स हैं, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं।
तो है ना वैसे डायमेंशन ही है। मतलब बट है तो वो इसी वर्ल्ड में ना, लेकिन हाँ, लेकिन हम डायमेंशन उसको नहीं हुई, वो एक अलग लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो तेरे हाथ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो एक डायमेंशन नहीं हुई। वो थोड़ा ऐसे कर देंगे कि क्वांटम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, क्वांटम लेवल तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्वांटम लेवल में किसी चीज़ का शेप एंड साइज नहीं होता। अगर जर्म से शेप एंड साइज ले लिया तो फिर वो इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। काइंड ऑफ 3D में ये होता है ना, वो XYZ होता है, ठीक है। हम लोग 3D में जिंदा है। अगर हमने 4D कर लिया तो हम टाइम वाले डायमेंशन में चले जाएंगे। एग्जैक्टली, फोर्थ डायमेंशन टाइम को बोला जाता है। तो वो चीज़ है कि काफ़ी सारी ऐसी डायमेंशंस हैं कि जो इस डायमेंशन के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और हम यहाँ कुछ भी ऐसी बड़ी डिस्टरबेंस कर दें और ये प्लैनेट किसी तरीके से ख़त्म हो जाए तो क्या पता और चीज़ें भी तबाह हो जाए। एक चीज़ और है जैसे सैटेलाइट का यूज़ क्या है, हम सैटेलाइट अर्थ के बाहर भेजते हैं, तो बेसिकली सैटेलाइट का काम होता है वो एक एक्सेस पे रिवॉल्व करती रहेगी अर्थ के, और वो ध्यान रखेगी कहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर जो भी उसका ऐसे जैसे बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए या फिर फोटो खींचते हुए जो भी उनके काम ऐसे हैं, ठीक है। तो मैंने अगर अब नोटिस किया जाए, अर्थ के आसपास एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका हमने सरफेस तो देखा लेकिन इंटरनल कभी नहीं देखा, जिसको हम मून के नाम से जानते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि वो सैटेलाइट जो है वो हमने सरफेस देखा कि उसका इंटरनल हमने कभी देखा नहीं, कि वो हॉलो है और उसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो ऐसे लगी हुई है जो हमारे अर्थ की इन्फॉर्मेशन भेजती हैं बाहर। ये भी एक पॉसिबिलिटीज बताई जाती है, जिसको हम एक नेचुरल सैटेलाइट बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक प्लांटेड हो, क्योंकि हम वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं, इसलिए हम उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोल के दफ़ा दफ़ा कर देते हैं। क्योंकि जैसे ये वाली बात आती है ना कि हमने मून के अंदर कभी देखा नहीं है, तो मून पे जो क्रेटर्स बने हुए हैं, जब उनके ऊपर रिसर्च करी गई थी तो ये पता चला था कि मून के जितने भी क्रेटर्स हैं उन सब का जो सर्कमफ्रेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन सब क्रेटर्स की डेप्थ सेम है। एक मैंने मूवी देखी थी जिसमें वो क्या नाम है, वो चाइनीज़ टाइप की मूवी है, शायद तूने भी देख रखी है वो, जिसमें वो क्या करता है, वो एलियंस को मैसेज भेजती है ना वो लड़की, 3 बॉडी प्रॉब्लम से क्या होता है उसमें, सूरज को एक सैटेलाइट की तरह यूज़ किया जाता है ना, कि अपने वीक सिग्नल को काफ़ी दूर तक भेजा जा सके, एम्पलीफाई कर देता है वो उसको। तो मे भी ऐसा हो सकता है जैसे ही बता रहा कि वो एक सैटेलाइट है मून, क्योंकि फंक्शन तो उसका सेम ही है। अपने सिग्नल्स को हम एक तरीके से उसको एनर्जी दे रहे हैं और दूर तक पहुंचाने के लिए। माय गॉड यार, ये तो कुछ खतरनाक ही थ्योरी बना दी तुम लोगों ने। और एक थ्योरी और बताता हूँ तुम्हें कि हम क्या सोचते हैं कि एलियंस जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट में सहारा लगा रहे हैं हमें एक तरीके से, कि हमें गाइड कर रहे हैं, कह सकते हैं जैसे विजन्स आते हैं हमें गाइड कर रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना, उन्नत करने के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हमें सही गाइड कर रहे हैं, सही जगह पहुंचाने के लिए? नहीं, मुझे पॉइंट लगता है इसमें कि ज़रूरी नहीं कि वो सही रास्ता दिखा रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि कोई चीज़ क्रिएट की जाती है उसके पीछे पर्पस होता है। हमें अगर किसी ने भी क्रिएट किया या फिर हमारे लिए कोई भी कुछ भी कर रहा है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा पीछे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर वो हमें कोई नॉलेज दे के गए हैं तो देखना चाहते हैं कि इसको गेन करने के बाद ही कैसे परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो अपने वहाँ पे जाके अप्लाई करे या ना करे। जस्ट लाइक हम लोग चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उनके लिए चूहे भी हो सकते हैं। ओह माय गॉड। अब इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कि जैसे मैंने बताया कि क्या वो हमें सही गाइड कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कहते हैं कि वो वापस आएंगे, क्या वो हमारे थ्रू अपनी वही चीज़ें डिस्कवर करवा रहे हैं या बनवा रहे हैं हमारे थ्रू, कि वो उनको इजीली मिल जाए जब वो वापस आए, क्योंकि हम उनके लिए वो चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्लेन करना चाहें, हम लोग कुछ भी चीज़ बनाते हैं, पहले उसका टेस्टिंग होता है, ठीक है। टेस्टिंग करके हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। अगर ये सही होता है तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं अपने ऊपर, या बेसिकली उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर वो बेकार होता है तो इन पे बेकार हो जाएगा, फिर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज़ बताई जाती है यहाँ पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इन्फॉर्मेशन दी गई वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ ये भी तो सकते हैं कि वो लोग उस चाहे मून हो चाहे जो सैटेलाइट तुमने बोला वो हो, उससे नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि भाई इस चीज़ को मिलने से ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एक पॉइंट मुझे समझ नहीं आता बहुत स्टार्टिंग से कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली
थियोरटिकली प्रूफ भी कर दिया कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं अगर इस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट का कोई हम व्हीकल बना लें, और साथ साथ कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है कि ऐसा व्हीकल बनाना नामुमकिन है। तो नामुमकिन क्यों है? ऐसा तो नहीं हम पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि ये चीज़ बन ही ना सके? नहीं, वो हम इसी के अंदर घूमते रहे, पहले हमारे उनके बहुत सारे काम करके दे रहे हैं, उसके बाद ही हम वो चीज़ समझ पाए कि बहुत सारी रूल्स के आगे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। वो सारी चीज़ें भी खुलेंगी आगे टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे तू कह रहा है ना लिमिट लगा रखी है, वो लिमिट नहीं है, वो टाइम के अकॉर्डिंग हमें परोसा जा रहा है कि ये समझ रहे हो? मेंटली और इंटेलेक्चुअली हाँ, कितनी वो इवॉल्व हो टाइम रही के है अकॉर्डिंग human हमें race। परोसा जा रहा है वही वो चीज़ मैं चीज़। कह रहा हूँ कि जैसे गेम में नहीं होता लिमिट लगा के रखते हैं, अभी ये नेक्स्ट Levels unlock होते हैं ना। नेक्स्ट लेवल देन नेक्स्ट हाँ। लेवल, वो चीज़ है। तो मैं थ्योरी में यही कहना चाह रहा हूँ कि क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हमसे बनवा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर वो अर्थ पे आए तो उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बम्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं ईजिली हम पे। अब पता है कि वो हमें विजन्स देते हैं, हर चीज़ करते हैं, हमें मेंटली अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। इनसेन थ्योरी यार ये। ऑन द अदर है हैंड ना? मुझे एक चीज़ और लगती है, जैसे हम महाभारत का नाम लेते हैं, हम रामायण बोलते हैं, वो लोग कौन थे? देखो वो सच था एक, ठीक है, वो सच है आज भी। तो वो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? मुझे समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि शायद उस समय जैसे कहते हैं कि उनके वाहन उड़ते थे, और एक बहुत फेमस हुआ है कि वो जो जुआ खेला गया था वो कहाँ वो पे, किसी और प्लेनेट किसी और प्लेनेट पे planet खेला पे, गया था। हाँ। दैट मीन्स वो इतने ज़्यादा हाईली एडवांस हाईली एडवांस थे कि मतलब वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जा पा रहे थे। मे बी पॉसिबिलिटीज़ ये हो कि उन लोगों ने ये सोचा हो कि हम इतने एडवांस थे इसलिए इतनी मारकाट मची, तो शायद हमें इस एडवांसमेंट को रोक देना चाहिए, तो तभी सर्वाइवल यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ, जैसे सारी बात आई कि वो हमें मॉनिटर कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो एक थ्योरी ये भी आती है कि मे बी ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी और प्लैनेट पे एक एक्सटिंक्ट होती हुई स्पीशीज थी जिसको वहाँ से उठाया गया, गैलेक्सीज में, सोलर सिस्टम्स में एक ऐसा प्लैनेट खोजा गया जिस पे उस सिविलाइजेशन को रखा गया, और अब ये सिविलाइजेशन यहाँ पे फ्लरिश कर रही है कि यहाँ पे इसको जीने का मौका मिल रहा है, इसलिए वो हमको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसी बेवकूफ़ी ना कर बैठे कि यहाँ पे भी खात्मा हो जाए सब। क्योंकि है ना उसमें एक बोलते हैं कि पृथ्वी को, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था, ठीक है, तो उस पे था कि इतना बड़ा समुद्र कहाँ है कि जो पृथ्वी को छुपा देंगे, ऐसे मतलब हमारी स्टोरी में लिखा हुआ है। बट वो भी सामने आया कि एक ऐसा प्लेनेट है जो पूरा समुद्र से बड़ा, ऐसी बहुत हजारों पृथ्वियाँ वहाँ पे डूब सकती है, ठीक है। तो मतलब वो सारी स्टोरीज क्या है, वो ट्रू है, वो ट्रू है। ठीक है। जैसे कि कहते हैं साइंस फिक्शन में कि साइंस फिक्शन तो सिर्फ एक हिस्सा है डिस्क्लोजर का, और बाद में साइंस फैक्ट ही बन जाता है। एग्जैक्टली ना, क्योंकि- फिक्शन तब क्योंकि- तक ही है जब तक वो हाँ। रियलिटी नहीं बन जाता। क्योंकि वही है ना कि हम पास्ट में इतनी चीज़ें देखते हैं, जैसे आने वाले फ्यूचर का हम लोगों ने विजन्स देखे थे कि आने वाला फ्यूचर ऐसा होगा, है ना। वो सब भी तो एक टाइम पे एक फिक्शन ही था ना वो। अब जिस टाइम पे मून लैंडिंग हुई थी, लेकिन उससे भी पहले अमेरिका के लोग ऐसी टीवी प्रोग्राम्स देखते थे कि मून पे जा रहे बंदे, है ना, लेकिन बाद में वो सच हो गया ना। Exactly. जो फिक्शन था वो फैक्ट बन गया। तो तो ऐसा हो सकता है जो मूवीज में दिखाया, जैसे जैसे ब्लैक होल है, ये सब है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं सतयुग है, फिर ये द्वापर युग, फिर कलयुग, काइंड ऑफ मुझे तो ऐसा लगता है ये एक हम साइकिल में हैं और एक लेवल चल रहा है और उसमें कंटिन्यू में जीना है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमारे लिए वो सब चीज़ें सेट कर दी गई है। एग्जैक्टली अब थोड़ा सा मतलब ये थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट जो है मैं इसका हिंदुइज्म से दूंगा। हिंदुइज्म में समय को एक चक्र की तरह दिखाया गया हमेशा। तो इसका मतलब क्या है? टाइम इज साइक्लिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड। सतयुग, द्वापर और त्रेता, देन कलयुग। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में इधर उधर हो सकता हूँ, बट ये युग्स हैं, ठीक है। अब इन युगों की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि आप इन युगों को पहचानोगे कैसे कि अब ये युग चल रहा है, अब ये युग चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअली इवॉल्व थे कि उनको पता था
कि इंसान का दिमाग जैसे जैसे सोच और समझ में इवॉल्व होता जाएगा, उसके विचार और उसकी क्षमता बढ़ेगी। बढ़ेगी और वो ये सब चीजें करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक समय के साथ होने वाले बदलावों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने इस समय की पूरी साइकिल को 4 युगों में डिवाइड किया। तो कितनी, मैं क्या कहूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक इंसेन ही है भाई, इंसेन है, insane कितना है बहुत। दूर तक सोचने वाली बात और है ये। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है इसमें, जैसे चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, इसमें कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो एक लेसन है कलयुग में जीने वाले लोगों के लिए, कि उन्हें कैसे जीना है। एग्जैक्टली। कहीं भी तुमने देखा हो, कुछ भी मिस नहीं किया उन्होंने। जो भी हमारे लिए कलयुग के लिए छोड़ के गए, सब कुछ मेंशन है। सब कुछ चाहे वो mention है। सतयुग में कह लो, कि जैसे मैंने वो फेमस स्टोरी पढ़ा था कि सतयुग में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दूसरे मतलब अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं, काइंड ऑफ दूसरे दूसरे जगह पे। उसमें ये शो किया क्या कि महाभारत में जैसे कि एक ही फैमिली में होता है अच्छा और बुरा, लेकिन कलयुग का बोला जाता है एक इंसान के अंदर ही होता है सारी अच्छा चीजें, ये सब कुछ सामने ही है तुम्हारे। That's insane यार। मतलब और दूसरा कि जो ये सोच और समझ आती है, ये आती है नॉलेज से, पढ़ाई करने से, है ना। तो इतना एडवांसमेंट जो उनकी सोच और समझ में था कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करके रखी, इतने बड़े बड़े लिटरेचर्स लिख के रखे, इतिहास लिख के रखे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन थी, वो नॉलेज थी। तो वो नॉलेज और एजुकेशन उनको कहाँ से मिली? जैसे ऋग्वेद के बारे में बोलते हैं कि किसी को नहीं पता, शायद ऋग्वेद के बारे में बोलते हैं या वेदों के बारे में बोलते हैं, कि किसी को नहीं पता कि कहाँ से मिला उनको वो ज्ञान। क्योंकि वेद जो थे वो तो वेद व्यास ने लिखे, लेकिन वेद व्यास ने वो उस ज्ञान को अर्जित कैसे किया, नोबडी नोज दैट। उन्हें किसने बताया वो चीज़? एग्जैक्टली। चाहे सोर्स कैसा भी हो, चाहे इमेजिनेशन हो, चाहे कैसा भी हो, कैसे हुआ, नोबडी नोज। बात तो वही है ना कि हर धर्म में, हर पंथ में, हर चीज़ में एक ही चीज़ निकल के सामने आती है कि उन्होंने किसी से पूछा, या पूछा नहीं मतलब कि उन्हें किसी से मिला या उनको है बताया ना? गया। उन्हें बताया गया, उन्हें मिला, तब उन्होंने उसको कॉपी पे, पन्ने पे उतारा और बाद में अब वो उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सदियों से यही चलता आ रहा है। जैसे वो फेमस लाइन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी चलता है, सब मोह माया है। हाँ, क्या मतलब है इसका? आई थिंक वही रियलिटी है कि मतलब रियल कुछ भी नहीं है। वी आर इन जस्ट कि हम क्या नाम है उनका एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, और हमारे आसपास सब कुछ जो है वो रियल नहीं है। बल्कि भाई एक खोज में तो ये भी मिला था ना कि ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए है उसमें से कई ऐसे मतलब डीएनए और भी मौजूद हैं जो किसी काम के नहीं है। हाँ, मतलब या हमें ऐसा लगता है कि वो किसी काम के नहीं है। 92% या 90% ऑफ ह्यूमन डीएनए इज जंक डीएनए कहते हैं उसको। एक्टिवेटेड। अब सोच वो डीएनए क्यों है फिर हमारी बॉडी में? सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब डीएनए में हाँ सिर्फ और सिर्फ हम 10% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 98% डीएनए क्या है वो? हो सकता है हम एक ऐसे सुपर पावर्स ह्यूमंस हैं। मुझे समटाइम्स ऐसा भी लगता है ना कि मुझे लगता है कि वो जो डीएनए है ना, हम डिवॉल्व हुए हैं। हाँ, उस टाइम पे इवॉल्व थे, था उस टाइम पे इवॉल्व और थे। हम डिवॉल्व होते यहाँ कलयुग के जो ह्यूमंस हैं हम वही हैं कि हम जैसे कहते हैं कि उसमें 10% 5000 साल होती थी लोगों की, हम डिवॉल्व हुए हैं, हम नीचे आए हैं वहां से। सही तो हम अभी ये सब चीजें अपने चारों तरफ की टेक्नोलॉजीज, कार्स, लाइट्स एंड प्लेन्स देख के सोचते हैं कि ये रियल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी अगर होगी तो ऐसे ही दिखने वाली और एडवांस्ड होगी, बट हमें नहीं पता कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती कैसी होगी। हम बस इसको देख के इमेजिन करते हैं जो करंट टेक्नोलॉजी है कि एडवांसमेंट इसी से मिलता जुलता कुछ होगा आगे। तेरा ये वाला जो है ना, ये मेरे को बहुत सही लगा कि हम इवॉल्व नहीं डिवॉल्व हुए हैं। यस, बेहतरीन भाई, इनसेन यार। तो हमारी वही शुरुआती बात का जो कंक्लूजन, 嗯 यही कि क्या इंसानों के साथ
या उन एप्स के साथ जिनसे आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बना, कुछ ऐसी छेड़छाड़ हुई उनके उस डीएनए के साथ, तो मुझे तो इतनी सारी बातचीत के बाद तो यही लगता है ना कि पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यही ट्रुथ है या ये फॉल्स है, पॉसिबिलिटी है। और यही पॉसिबिलिटी हमें क्यूरियस और अमेज्ड रखती है उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, बिल्कुल, कि हमें किसने बनाया, हम यहाँ तक कैसे यहाँ पहुँच कैसे गए हम, पहुँच गए, और फिर वो लास्ट में हम इवॉल्व हुए हैं या डिवॉल्व डिवॉल्व हुए हुए हैं। और आज के टाइम पे देखो ना, अगर हम आज की सोसाइटी को देखें, ये पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखें, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की वो टाइमलाइन है जो सबसे बेस्ट है। आज के टाइम पे कोई एक ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जो हमारी ज़रूरत को पूरा ना कर सके। सबसे बेस्ट टाइम, आज से 100 साल पीछे जाओगे तुम, हवा खाने के लिए पंखे नहीं थे। आज से और 100 साल पीछे जाओगे तो पानी के लिए टूटी नहीं हुआ करती थी, तालाबों से पानी पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया या कहीं और, पूरी दुनिया में तालाबों तक जाना पड़ता था, पानी की बाल्टियां उठा के लानी, बाल्टियां तक नहीं थी। कपड़े नहीं थे पहनने के ढंग के। लेकिन आज के टाइम पे भूख मिटाने के लिए हर तरह का खाना अवेलेबल है, सोने के लिए हर तरह का बिस्तर अवेलेबल है, ठीक है। दूर दुनिया में कहीं भी किसी से बात करनी हो, हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है, चाहे वहाँ पहुँचना हो या वहाँ तक जाके किसी से बात करनी हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट दिस टाइम इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। बट व्हाट ह्यूमन रेस इज डूइंग राइट नाउ, हम आज भी लड़ रहे हैं तबाह कर रहे हैं एक दूसरे को। तब कर रहे हैं। तो क्या है कि इतना कुछ हमारे हाथों में होने के बाद भी, मतलब इतना, तूने जैसे बोला मैं है, इसको ऐसे बोलूँगा, तू हमेशा एक बात बोलता है कि पहले इंसान दिमाग का यूज़ करके काम करता था, अब दिमाग इंसान का यूज़ कर रहा है। यस एग्जैक्टली। और एक चीज़ वो है कि इतना हम लोग हो चुके हैं, इतना स्टैंड हो चुका है हमारे सोसाइटी में कि उन्हें भी समझ आ रहा है कि अब इंटरफेयर करना चाहिए। समझ रहा है कि वो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई इनके बस की नहीं है। हाँ क्या पता वही वाली ना, एक जैसे जू थ्योरी है एक, उसमें क्या है कि जैसे मैंने बोला कि हमें किसी और प्लैनेट से उठाया कि हम वहाँ पे एक्सटिंक्ट होने वाले थे, और उस स्पीशीज़ को उठा के यहाँ डाला गया और अभी हमें मॉनिटर किया जा रहा है। तो जैसे होता है ना, जू में कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक हैबिटेट के हैं, वो जैसे एलिफेंट्स हैं, उनको एक जगह रखा हुआ है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। अब जब वो देखने लगे साला ये हाथी लड़ रहे हैं और इसमें से 3 तो मर गए, 10 थे, अब 7 ही बचे, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा कि भाई इनको अलग अलग करो, अलग अलग करो। एग्जैक्टली। तो वो इंटरफेरेंस मुझे लग रहा है कि अब किया जा रहा है। वो चीज़, that's why we are seeing all these UFOs flying over मैं our उसके लिए भी तो गया था skies। कि भाई क्या नाम है, जो मेमोरीज जो मिटा दी जाती है, तो और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो एब्डक्ट करते हैं लोगों को, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो वापस नीचे इंसान आ रहा है वही इंसान है। इंसान के भेष में वो लोग भी तो हो सकते हैं। हाँ समझ रहा है? जैसे अब एक मैं तुम्हें देता हूँ रेफरेंस इस चीज़ के बारे में, एक बड़ी ही फैंटास्टिक मूवी है जो पॉप कल्चर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बीच में बहुत मशहूर है। उस मूवी का नाम है दे लिव। उस मूवी में क्या कहानी बताई जाती है, कहानी होती है कि एक बंदा होता है, वो अपने शहर से एक दूसरे शहर में आता है, शायद लॉस एंजलिस ही दिखाया गया है उसमें। वहाँ पे आता है काम धंधा ढूंढने के लिए कि यहाँ पे थोड़ा काम धंधा करूँगा। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट में उसको जॉब मिल जाती है, वो ईंट पत्थर तोड़ने की, वहाँ पे उसका एक दोस्त बन जाता है। अब रात को क्या होता है, काम धंधा करके जब वो जा रहा होता है अपने अपार्टमेंट की तरफ सोने के लिए, तो दिखता है कि रोड के एक चौराहे पे सिग्नल के पास खड़े होके एक चर्च का पादरी है, वो कुछ अंधा है वो, और उसके हाथ में बाइबल है, और वो ज्ञान दे रहा है कि वो लोगों ने हम पे कब्जा कर रखा है और ऐसे कि वो हमें ख़त्म कर देंगे, हम उनके गुलाम हैं, अपनी जंजीरें तोड़ो, आंखें खोलो अपनी, जागो इस नींद से, इस टाइप की वो देगा। तो वो देख रहा है कि यार ये क्या बकचोदी कर रहा है यहाँ पे, इतने पुलिस आती है, फिर पुलिस उसको वहाँ से भगा देती है, ठीक है। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है, देखता है कि कुछ
चर्च में कुछ चल रहा है, तो वो उस चर्च में घुस जाता है अंदर। तो चर्च में देखता है कि यहाँ पे वही पादरी है और उसके साथ और 2-3 लोग हैं। वो कुछ डब्बा लेकर आते हैं, उस डब्बे में बहुत सारे चश्मे होते हैं और कुछ वहाँ पे वही लेक्चरबाजी चलती है। तो इतने में क्या होता है कि पुलिस आ जाती है भाई, चर्च के चारों तरफ घेर लेती है, गेट तोड़ रही है, अंदर सब भागने लगते हैं इधर उधर। और वहाँ पे जो डब्बा होता है वो लोग उस डब्बे को लेके भी भाग जाते हैं बाहर और कहीं कचरे वचरे में फेंक देते हैं उस डब्बे को। तो हीरो भी बच के बाहर भाग जाता है। अब उसको कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बकचोदी है ये ना। अपना काम धंधे पे जाता है ऐसे ही, और फिर वो उसी गली से वापस लौट रहा होता है जिस गली में चर्च होता है। तो वहाँ देखता है कि जिस कचरे के डब्बे में वो चश्मे के डब्बे फेंके गए थे ना, वहाँ पे उसको चश्मे के डब्बे दिख जाते हैं। उसमें से क्या करता है, वो एक चश्मा ऐसे ही उठाता है और पहन लेता है। ब्लैक गॉगल्स होते हैं वो, सनग्लासेस ऐसे ही पहनता है और बाहर रोड की तरफ देखता है ना वो। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, पर्स हाथ में खड़ा पकड़ के खड़ी होती है वो, और देखता है कि उसका चेहरा एकदम अजीबो गरीब किसी भूत की तरह दिख रहा है। वो देख के चौंक जाता है और वो लेडी उसकी तरफ ही देख रही है घूर के। चश्मा हटाता है ऐसे ही तो नॉर्मल लेडी दिख रही है वो कहता है ये क्या सीन है भाई। फिर वो चश्मा लेके हाथ में बाहर रोड की तरफ जाता है, चश्मा पहनता है, पुलिस वालों की तरफ देखता है तो पुलिस वाले भी दोनों अजीबोगरीब शक्ल के। फिर भाई वो चश्मा पहनता और ऊपर आसमान में नज़र उठा के बिल बोर्ड्स की तरफ देखता है ना, जितने एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे उसको ब्लैक एंड वाइट में लिखता है, जैसे कोई वैकेशन का, हनीमून वैकेशन का पोस्टर लगा हुआ है। चश्मा पहन के उसकी तरफ देखता है तो वहाँ ब्लैक में लिखा हुआ है रिप्रोड्यूस। ठीक है, कहीं पे चश्मा लगाता है तो मैकडॉनल्ड्स का सपोज कर या फिर किसी बर्गर का पोस्टर लगा हुआ है तो वहाँ पे लगाता है तो कहता है कंज्यूम। अच्छा, ठीक है, कहीं पे सेल लगी है तो वहाँ पे लगाता है तो वहाँ पे स्पेंड योर मनी ऐसे अच्छा, मतलब करके। एक तरीके से ये है कि जो रियलिटी है हाँ, वो हाँ। वो दिखा रहा है कि अगर मैकडॉनल्ड्स है तो तुम्हें इसे कंज्यूम करना है। हाँ, कि मतलब कंज्यूम करो, खाओ खाओ उसको। बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, पैसा खर्च करो, ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी वहाँ पे। तो उसको ये समझ में आता है कि ये मतलब कि इस चीज़ के थ्रू हमें कुछ फीड किया जा रहा है। अब क्या होता है कि स्टोरी आगे बढ़ती है, वो एक ऐसे ग्रुप से टकरा जाता है कि जिनको पता होता है कि ये लोग कौन है और क्या हो रहा है हमारी दुनिया में सब कुछ। तो उसे पता चलता है कि ये जो चश्मे हैं ये एक साइंटिस्ट ने बनाए हैं और इसमें एक स्पेशल तरह का ग्लास लगा हुआ है, और जिन लोगों को हम इन चश्मे से देखते हैं और वो इंसानों से अलग दिखते हैं तो वो एक एलियन सिविलाइजेशन है, एक एलियन रेस है जिसने इस शहर पे कब्जा कर लिया है। और एक टीवी टावर है जिससे इस शहर में सिग्नल भेजा जाता है, जिससे सारा टीवी चैनल्स आते हैं, और उस टीवी टावर के थ्रू वो एक ऐसा सिग्नल भेजते हैं जो हमारी इंसानों की आंखों को ब्लॉक कर देता है इनकी शक्लें देखने से। अच्छा, तो वो चश्मे जो है वो बेसिकली उस सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, तो हैं इसलिए उनकी असली शक्लें दिख जाती है। भाई वो शक्लें वो चश्मा पहन के एक सुपरमार्केट में घुस जाता है, वहाँ पे एक बुढ़िया खड़ी होती है तो कुछ सामान खरीदो, उस देखता है उसको ऐसे गंदा सा मुंह बनाता है देख के उस बुढ़िया को। तो बुढ़िया कहती है कि मतलब कि क्या तू गरीब सा मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है तू ऐसे करके। तो ऐसे चश्मा दोबारा ऐसे हटाता है, फिर दोबारा पहनता है और उसको ना पकड़ता है और धड़ाक से रैक में दे के मारता है और उसको बोलता है कि मैं तेरी असलियत सब जानता हूँ चुड़ैल, ऐसे करके बोलता है। तो वो ऐसे निकालती है, बोलती है कि ये इंसान हमें देख सकता है, ये इंसान हमें देख सकता। भाई पुलिस वाले आ जाते हैं बाहर से उसे पकड़ने के लिए। फिर ऐसी सब कुछ चलती है स्टोरी आगे। तो वो टीवी टावर तक पहुंचते हैं, वो और उसका दोस्त, उनको एंटीना गिराना होता है। भाई उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, वो गर्लफ्रेंड भी उनके साथ मिली हुई होती है। साला वो गर्लफ्रेंड उसको गोली मार देती है, बट वो गोली मारने से पहले ना भयंकर उस टीवी टावर में उसको गिराने के लिए उनको बम दिया होता है। साला वो बम चिपका चुका होता है और वो बटन दबाया था, पूरा टावर उड़ जाता है, पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है साली वो। तो मतलब कि वहाँ पे सारे एलियंस ही होते हैं या वो होते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ एलियंस थे जो उस शहर को कंट्रोल कर रहे थे उस टीवी टावर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मतलब कुछ थे वहाँ पे, ज़्यादा तो हाँ, इंसान ही थे। कुछ थे और वो उन्होंने कब्जा कर रखा था हाई क्लास सोसाइटी में। एलीट लोग थे, मतलब पुलिस में डाले हुए उन्होंने कुछ कि तुम देखोगे कि अगर कोई इंसान हमें देख पा रहा है तो उसको निपटा देना। और वो
बैठे हुए हैं हाई क्लास सोसाइटीज में, तो हाई क्लास जितने बंदे थे ना वो सब बैंकर, वो एलियंस के ये टाइप तो वही चीज़ हो गई जो मैं बता रहा था अभी। एग्जैक्टली। तभी तो मैंने कहा कि इस चीज़ का एक रेफरेंस देता हूँ, इस पर मूवी बनी है यार, वही। और ये मूवी बहुत डिस्कस होती है, मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और एलियंस वाले ग्रुप्स हैं कि पॉसिबिलिटी है कि क्या पता ऐसा हो रहा हो। वैसे ये जो हमने बातें करी हैं ये सारी वैसे इंटरकनेक्टेड है एक तरीके से, लूप है हर चीज़ का। अब विजन्स की बात ले लो कि डायरेक्टर ऐसी मूवी बना रहे हैं, राइटर्स लिख रहे हैं ऐसी मूवी, उन्हें भी तो आ रहे हैं ना विजन्स, कुछ ना कुछ कहीं ना है ना? कहीं इंस्पिरेशन तो है, इमेजिनेशन और तो जैसे है। मैंने बोला था कि ये जो है तेरा साइंस फिक्शन, ये डिस्क्लोजर का हिस्सा है। ये साइंस फिक्शन जो कि है थोड़ी नॉलेज मतलब छींट भर के दी जा रही है लोगों को। हाँ, नॉलेज दी जा रही है, उन्हें सच्चाई की तरफ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जा रहा है, एक सच्चाई का, हाँ, ताकि जब ना? बड़ी पिक्चर रिवील करी जाए तो लोगों को इतना शॉक और पैनिक ना लगे। हाँ, ये चीज़ इनसेन यार, इनसेन। और एक थ्योरी आती है मार्स के बारे में भी, कि मार्स पे एक सिविलाइजेशन रही होगी, और निकोला टेस्ला ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? कि बोलते हैं कि जैसे कहा जाता है कि मार्स के ऊपर जो भी सैंड पाया जाता है, रेत पाई जाती है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड मिलता है, शायद एक गैस मिलती है उस सैंड में, जीनॉन 125 है शायद वो। तो कहते हैं कि ये जो गैस है ना, ये कंपाउंड, ये गैस जो है, ये सिर्फ तभी किसी सैंड में या किसी जगह मिल सकती है जब वहाँ पे कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है ये गैस। हाँ, बेसिकली वो जो एटॉमिक टेबल होता है उसका एक बेसिकली क्या कहते हैं उसे, तत्व मिलता है वहाँ पे। हाँ, वो तभी मिल सकता है जब आपका न्यूक्लियर फ्यूज मतलब न्यूक्लियर एटम बम फटा हो वहाँ पे। हाँ, क्योंकि जब यहाँ पे न्यूक्लियर की टेस्टिंग होती है तो वहाँ पे मिला था वो दो तीन चीज़ों को मिलके वो कंपाउंड बनता है बेसिकली, ठीक है। तो जब वहाँ से वो चीज़ पता चलती है तो उससे ये अटकलें लगाई गई कि इट मीन्स वहाँ पे पहले कोई रहता था, वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के धमाकों से कह लो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई है। और मे बी पॉसिबिलिटीज़ हम कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई एलियंस आया है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि एलियंस हम ही हैं जो यहाँ पर आए हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई नहीं था पहले। कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बात होती है कि मार्स को कॉलोनाइज करने की, तो मतलब कि इतनी रिसर्चेस के बाद ये तो पता चल गया है कि कैपेबिलिटी है मार्स प्लैनेट के अंदर कि अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर रीस्टोर कर दिया जाए तो बिल्कुल ट्विन ऑफ अर्थ है वो। एग्जैक्ट, मतलब कि जो दूरी है सन से वो भी हाँ, वो भी है, गोल्डीलॉक जोन में आता है, वो भी सूटेबल है। हाँ। और वहाँ का जब क्रिएट हो ही जाएगा तभी तो environment। उसने कब बोला था, क्या नाम है, एक बंदा था जिसने बोला था कि वहाँ पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब अटैक किया जाए मार्स पे, इलॉन मस्क ने बोला, हाँ, तो वहाँ पे हम रह सकते हैं। वहाँ पे बस इस चीज़ की कमी रहती बेसिकली है। ये था कि उसके जो दोनों पोल्स है ना वो आइस फ्रीज्ड है। अब क्या करना है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए वो ओजोन लेयर होनी ज़रूरी है, उसी से एटमॉस्फेयर रुका रहता है। तो फिर वो कैसे होगा? वो कैसे होगा कि जब दोनों पोल्स पे, अगर उसने बताया था कि फास्ट करना है, तो फास्ट करने का तरीका है कि दोनों पोल्स हैं उस पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दो, वहाँ की बर्फ़ पिघलेगी, पानी भरेगा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पनपेंगे और लाइफ हो जाएगी। उनका जो भी वो खाएंगे, उससे जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उससे जो भी गैसेस निकलेंगी वो एटमॉस्फेयर में जाएंगी, कलेक्ट होंगी, और उससे फिर एक बबल बन जाएगा चारों तरफ। फिर अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होगा, उससे ऑक्सीजन पैदा होगी, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा ये वाला। तो ये वहाँ पे चल रहा है प्रोसेस, फास्ट हो जाएगा बहुत। अब सोचना फिर वहाँ पैदा होने वाले जीव जरूरी तो नहीं ऐसे होंगे। जरूरी ये भी तो नहीं वहाँ पैदा होने वाली जीव। सपोज करो वहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर बन जाता है तो यहीं से लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देख, इंसान को अर्थ के बारे में जानने में, अर्थ में कैसे और हम कहाँ कहाँ बस सकते हैं, कि किस तरीके से जो पहाड़ी एरियाज़ हैं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी वहाँ पर हम उसको लैंडस्लाइड प्रोन बना, वो लैंडस्लाइड से क्या कहते हैं उसको, बचाने वाला बना दें, ठीक है। और
लैंडस्लाइड प्रूफ बना दें उसको, अर्थक्वेक प्रूफ बना दें उस जगह को। हम हाँ, ये ऐसे रिसर्चेज नहीं कर रहे हैं, मॉडिफाई कर सकते है हैं ना, उसको कि थोड़ा, भाई हाँ। कि लैंडस्लाइड हो ही ना साला यहाँ पे, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी डिजाइन करो। हाँ, हाँ। अर्थक्वेक आए भी तो ये पहाड़ टूटे ना, टूटे, ऐसे डिजाइन करो, फिर इनमें घर बनाते हैं हम। हम्म, ये टेक्नोलॉजी इस प्लैनेट पे अप्लाई करना और इसका इन्वेंशन करना नहीं सोच रहे हम। बाहर कैसे जाना है, इस अर्थ से बाहर कैसे निकलना है, हम वो ये सोच रहे हैं। अब वही बात है ना, नोहा आर्क वाली बात, यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि करना है। कहीं ना कहीं एक वो सबकॉन्शियस फीड है हमारे दिमाग में कि वो जो अंदर से वो अर्ज है ना बाहर निकलने की इस प्लैनेट से, वो कहीं हमारे एंसेस्टर्स से ही है। कहते हैं ना कि डीएनए के थ्रू जेनेटिक मेमोरी ट्रांसफर होती है आपकी आने वाली आगे लीनिएजेस में। तो क्या पता हम सब लोगों के अंदर एक वो जेनेटिक मेमोरी है, हमारे जो ग्रेट 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 ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर्स और एंसेस्टर्स रहे होंगे, उनकी वो जेनेटिक मेमोरी है और वो सबकॉन्शियसली ट्रिगर होती रहती है स्टार्स की तरफ, मार्स की तरफ। सही बोल रहा है तो ये वाली बात, क्योंकि आज से कई साल पहले जब मून लैंडिंग चल रही थी, उससे भी पहले वो लोग मानते थे उस टाइम पे अमेरिका में कि हम लोग यहाँ के नहीं है भाई, अर्थ से बिलोंग नहीं करते, हम कहीं बाहर से ही आए हैं। खुद को मानते थे वो ऐसा। तो तभी तो आज के टाइम में भी हमारा इतना जुड़ाव ऐसा है कि भाई हम ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम वहाँ जा पाते। एग्जैक्टली हर उस टिमटिमाते सितारे को देखना कि क्या पता हमें भी कोई वहीं से ऐसे ही देख रहा होगा। और हाँ एग्जैक्टली ऐसी लगता है ना, हम भी जब ऊपर देखते हैं आसमान कि में, वो तो सोच कैसे पैदा हुई इंसान के कौन अंदर। होगा वहाँ पर। चलो आज तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इतनी मूवीज देखी, ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन उस पहले इंसान के अंदर वो सोच कैसे पैदा हुई होगी? जीन्स में है उसके। तो वो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक कोड में हमारे वो मेमोरी पड़ी हुई है जो सबकॉन्शियसली ट्रिगर होती रहती है कि मार्स पे जाओ या किसी और गैलेक्सीज में जाओ, क्योंकि क्या पता हमारे जो वो सिविलाइजेशन रही होगी, वो इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन रही होगी जो प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल करती होगी। मुझे एक चीज़ वो भी तो लगती है कि जैसे हम लोग बोलते हैं सब कुछ कनेक्टेड है, हम लोग भी कनेक्टेड है इस यूनिवर्स से। हम अगर अर्थ से बाहर निकलते हैं तो बाहर रोशनी नहीं है, अंधेरा है पूरा, ठीक है। हम आंख बंद करते हैं तो भी अंधेरा है पूरा। तो हम कनेक्टेड है, हर तरीके से कनेक्टेड है। अरे कनेक्टेड तो ऐसी बेसिक फॉर्म में बता दूं मैं कि बिग बैंग के टाइम पे या जिस मोमेंट पे ये सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ, ये गैलेक्सी क्रिएट हुई, और क्या है कि सब चीज़ सबसे पहले डिस्ट्रक्शन से ही क्रिएट होती है। तो उस टाइम पे जो जो सुपरनोवाज हुए, नेबुलाज हुए, साला प्लैनेट टूटे फूटे, हम जो यहाँ से 400 मिलियन लाइट ईयर दूर, 50 मिलियन लाइट ईयर दूर जो प्लैनेट जिस सैंड और मटेरियल से बना हुआ है ना, मेरी बॉडी के अंदर भी सेम मटेरियल्स और मेटल्स ट्रेस किए जा सकते हैं। वी ऑल आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। ये डायलॉग यहीं से आता है कि हम सच में स्टार डस्ट से बने हुए हैं। ये प्लैनेट, वो मून, वो सन, वो मार्स, वो वीनस, वो आसमान में टिमटिमाता हुआ हर सितारा जो चमक रहा है, वो भी उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से हम बने हैं। तो हम इतने माइन्यूट लेवल पे कनेक्टेड हैं इस पूरे यूनिवर्स से। फिर एक चीज़ एक उसमें आती है, एक मैं सुन रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता। उन्होंने सीधा यही बात बोली। तो वो अब किस तर्क पे ऐसा बोल रहे? उन्होंने ये बताया कि जो इस ब्रह्मांड में जो एक प्लैनेट को बनाता है, जो चीज़ जो एटम बनाती है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब बनाते हैं, वो ऑलरेडी वो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। तो ईश्वर ने क्या बनाया फिर? समझ रहा है कि जो चीज़ें चाहिए हमें बनाने के लिए, एक 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 स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, वो हम भी जानते हैं कि अगर बाहर जाएंगे हम यूनिवर्स में देखते हैं तो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फिर भगवान ने क्या बनाया? वो बाहर जो मौजूद है वो किसने बनाया? अब नहीं, इसका एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ मैं, शायद समझा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक आइजैक न्यूटन के साथ हुए वाकये से मैं इस कहानी को क्लियर करता हूँ। आइजैक न्यूटन जो थे वो भगवान में मानते थे, ठीक है। अब उनके साथ का एक कलीग था, वो भगवान में नहीं मानता था। तो क्या होता है कि उनका कलीग आइजैक न्यूटन के घर आता है, तो देखता आइजैक न्यूटन की डेस्क पे एक बहुत ही खूबसूरत पूरा सोलर सिस्टम का वर्किंग मॉडल था, ठीक है, और बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट वर्किंग मॉडल हमारे सोलर सिस्टम का। तो आइजैक न्यूटन का दोस्त उनसे पूछता है कि यार कमाल है, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त वर्किंग मॉडल है, ये किसने बनाया है?
तो आइजैक न्यूटन उसको जवाब देते हैं, अरे यार कुछ नहीं, सब कुछ टेबल पे पड़ा हुआ था, एक विस्फोट हुआ, सब कुछ बन गया अपने आप। तो कह रहे यार कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। क्या अच्छा मेरी बातें बेवकूफ़ों वाली? तो तुम क्यों समझदारी वाली बात करते हो कि बिग बैंग हुआ और सब कुछ अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गया, हर चीज, हर प्लैनेट, हर मून, हर सन उस जगह पे फिट हो गया जहां पे उसे फिट होना था। वाओ, इनसेन। तो यहाँ पे ये चीज है कि मटेरियल्स मौजूद थे। तेरे घर में जब रोटी बनती होगी तो आटा एक कनस्तर में है, परात अपनी जगह रखी है, पानी अपनी जगह है, लेकिन उस आटे को गूंद के रोटी को शेप देने वाली तेरी मम्मी है, तो भगवान है। एग्जैक्टली, दैट रोटी हैज अ क्रिएटर। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं ना कि हमारे दिमाग का जो सोचने का फ्रेम है ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से है। कॉस्मिक लेवल पे सोचने के लिए माइंड भी कॉस्मिक होना चाहिए, खुला होना चाहिए उससे, है ना। तो वो चीज है यार। इनसेन यार, आज का पॉडकास्ट बहुत गजब रहा। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे एक और ऐसा ही अमेजिंग पॉडकास्ट। तब तक के लिए देखते रहो द रियलिटी रेडियो।